में बाबर आजम, रिजवान, शाहिन अफरीदी, ये जितने भी हैं भाई, ये नाम तो है ना, 6 महीने किसी के खराब है, किसी के 12 महीने खराब है, किसी 16 महीने खराब है। चलो ठीक है, अब क्या अगर गोली मार दोगे? न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम 5 T20 मैचों की सीरीज 4-1 से हारने के बाद अब नेक्स्ट सीरीज पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज है, और जिसकी कप्तानी आपको पता है कि मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं। और अब आपके मोहम्मद रिजवान जहां ओडीआई टीम के अंदर वापस आते हुए आपको दिखाई देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि क्या मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का ओडीआई टीम में वापस आना और T20 टीम से बाहर होना, ये पाकिस्तान टीम के लिए इन फ्यूचर क्या इसका जो है वो इफेक्ट हो सकता है। और विक्रांत गुप्ता ने बाबर आजम और रिजवान को लेकर जो उनकी ओडीआई टीम में अब शमूलियत होने जा रही है उसके हवाले से क्या कहा है, उसके ऊपर भी आपको वीडियो दिखाएंगे। और फिर उसके बाद पाकिस्तान की जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला ओडीआई है उसमें क्या प्लेइंग 11 हो सकती है उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। देखें, सबसे पहले तो आज से अगर आप 2 साल पीछे चले जाएं, जब विराट कोहली और रोहित शर्मा को इंडियन टीम ने अपनी T20 टीम से बाहर निकाला, तो तब उन्होंने यंगस्टर को मौका दिया। तब उन्होंने ये नहीं परवाह की कि इंडियन टीम कौन सी टीम से मैच हारेगी या कौन सी टीम से मैच जीतेगी। लेकिन फिर उसके बाद 1 से 2 साल लगे और फिर इंडिया की टीम, मतलब जो यंग खिलाड़ी हैं उनकी भी एक ऐसी टीम बन गई है अब, जो कि आप चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ी कर दें या फिर आप इंग्लैंड के सामने खड़ी कर दें, मतलब वो किसी को भी मार दे सकते हैं। और यही चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर चाहता है और करने का ख्वाहिशमंद भी है, लेकिन जो पाकिस्तान का जो स्कोर था, आई थिंक टोटली इनएक्सपीरियंस था। और इसमें देखें, अगर आपने यंगस्टर खिलाड़ियों को चांस देना है तो कम से कम उन खिलाड़ियों को दे जिन्होंने डोमेस्टिक में रनों के अंबार लगाए हैं। 164 रन की साहिबजादा फरहान की वो इनिंग आई थिंक चीख कर ये बता रही है कि साहिबजादा फरहान का कैरियर अब तबाह हो रहा है। और ऐसे ये कोई मतलब साहिबजादा फरहान नहीं, बल्कि ऐसे कई खिलाड़ी हैं, जैसे आप रुहेल नजीर को देख लें या फिर आप कामरान गुलाम को देख लें या फिर आप अगर देखें तो कासिम अकरम को देख लें। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये एक रिवाज बना लिया है कि हमने अपने जो खिलाड़ी हैं उनके कैरियर को तबाह करना है। और देखें, अगर सबसे पहले आप अब आप अगर सोल्यूशन का हल चाहते हैं तो फिर ये जो हल है ये ऐसा आएगा। हमने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को देखा जी, पाकिस्तान की टीम केले खाने के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है, परफॉर्मेंस इनकी जीरो है, फिटनेस इनकी ये है वो है। मतलब सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर आपके बड़े बड़े जर्नलिस्ट, आपके बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर्स अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो फिर आई थिंक आप सोच सकते हैं कि ये लम्हे फिक्रिया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और विक्रांत गुप्ता आई थिंक बाबर आजम और ये जो आपके मोहम्मद रिजवान है इनको लेकर उन्होंने साफ ये इस चीज के ऊपर इशारा दिया है कि अगर तो आप मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को इतना ही मतलब कसूरवार मानते हैं तो उनको गोली मार दें। आप सबसे पहले आप विक्रांत गुप्ता साहब की ये वीडियो देखिए। हारिस राउफ ने जो बात बोली है ना, बिल्कुल ठीक बोली है। ने बोला उतने ही प्लेयर हैं, रातों रात पैदा तो होने नहीं, और जो उनकी इस वक्त क्रिकेट है अनफॉर्चुनेटली फॉर देम, उस पूल में बाबर आजम, रिजवान, शाहिन अफरीदी, ये जितने भी हैं भाई, ये नाम तो है ना, 6 महीने किसी के खराब है, किसी के 12 महीने खराब है, किसी 16 महीने खराब है। चलो ठीक है, अब क्या अगर गोली मार दोगे, उन्हीं के साथ जाओगे, या फिर जो नए लड़कों को आप मौका ही दे रहे हो, चलो आप T20 में रीबिल्ड कर रहे हो। इंडिया ने भी किया था, विराट रोहित के बिना 1 साल आप खेले थे ना T20, तो इंडिया में चूं चाय ची हुई थी, कोई फलाने 0 पे आउट हो गया या ढिमकाना जो है गलत शॉट मार के आउट हो गया, किसी ने बोला था? बट सर यहाँ आप लैंग्वेज देख रहे हो, नहीं लैंग्वेज तो मतलब क्या कभी आपने लैंग्वेज इस्तेमाल की थी? ये तो गली मोहल्ले का मतलब ये हुआ है, ये तो फलाना हुआ है, इसको आपने कभी ये लैंग्वेज इस्तेमाल की थी? नहीं, हमने कभी क्रिकेटर है भाई, स्पोर्ट्समैन, उसको वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। केले क्यों खा रहे हैं? मतलब केले तो यार हर स्पोर्ट्समैन खाता है, केले तो जरूरत है। अब बल्कि क्या हुआ, अब मुझे लगता है इन्होंने ना बाबर को थोड़ा टारगेट कर लिया। अच्छा, अब उस टाइम पे क्या हुआ, एंड में जब इनको टारगेट किया जा रहा था, इनकी दोस्तियों का भी हवाला दिया जा रहा था, ये इसके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, जो भी है, टीमें बनाई जाती हैं। सौरव गांगुली ने जब 2000 में कहा कि मुझे ये लड़का चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उन 12 लड़कों के साथ खेलते रहे। उन्होंने 12 लड़कों को बर्बाद भी किया होगा जिनको मौका नहीं मिला, क्योंकि वो इन 12 के साथ खेलना चाहते थे। जो टीम ऐसे बनाई जाती है नितिन, अब टीम पे ना हाथ रखा जाता है। अब पाकिस्तान क्रिकेट में हाल पता क्या हो गया है, वही कि बाहर निकलते वक्त आपको बरसात में डर लगता है, अंदर गर्मी लग रही है, बाहर बरसात हो रही है। अंदर आपको हो रहा है कि मैं बाहर जाके मौसम देखूं, बाहर आपको हो रहा है जैसे बरसात में जाऊंगा वो
तार बिछी होगी, करंट आपने लग जाए वीडियो पानी से। देखी, मतलब उन्होंने स्टेट फॉरवर्ड कहा है, इस चीज को इशारा दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब जिस सिचुएशन में है, आपको इस टीम को रीबिल्ड करना है। और आपको अब ऐसा अब आपको अगर तो आप बाबर और रिजवान को इस वक्त बाहर निकालते हैं तो आई थिंक ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपकी हालत वेस्ट इंडीज जैसी, आपकी हालत श्रीलंका जैसी होगी और आप क्वालिफाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। और मुझे तो ये सोचते हुए भी डर लगता है कि आई होप कि ऐसा ना हो, लेकिन जो सूरत-ए-हाल नजर आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान टीम आने वाले जो नेक्स्ट 2 वर्ल्ड कप हैं उसमें से एक वर्ल्ड कप जो है वो आपकी टीम क्वालिफाइंग राउंड भी खेल सकती है। और अगर हम न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के ऊपर एक नजर डालें तो उसमें ओडीआई के जो आपके बाबर और रिजवान की वापसी के बाद जो टीम नजर आ रही है, जो स्पेशली प्लेइंग 11 नजर आ रही है, उसमें आपके जहां अब्दुल्ला शफीक जो कि चैंपियन ट्रॉफी में क्यों उनको बाहर निकाला गया, इनको इसकी सवाल का जवाब आई थिंक उनको खुद भी नहीं पता। और उनको क्यों अब वापस बुलाया गया इसका भी मेरे ख्याल से ना ही उनको पता है और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के शायकीनों को पता है। अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करेंगे और उनके साथ सबसे बड़ी पर्ची, और आई थिंक मेरे ख्याल से आई डोंट नो के इमामुल हक किस बुना पर पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हुए हैं। और ये एक सरासर सवालिया निशान है पाकिस्तान टीम के ऊपर, ये एक क्वेश्चन मार्क है आपके क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, आपके चीफ सिलेक्टर्स के ऊपर। और फिर अगर उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है तो आपके पास यही 2 ओपनर है, बाकी आपके पास कोई ओपनर ही नहीं है। तो मतलब सीधा साधा है कि आपके बाबर जो है वो 1 डाउन पोजीशन पर खेलेंगे और आपके इमाम और अब्दुल्ला शफीक आपकी तरफ से ओपनिंग करेंगे। और फिर उसके बाद नंबर 4 पर पाकिस्तान टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान खेलेंगे। नंबर 5 पर अगर देखें तो आपके तैयब ताहिर, जिनको आई थिंक मेरे ख्याल से जिनको अब पाकिस्तान टीम को कैरी करना होगा, क्योंकि इन फ्यूचर वही एक ऐसा बंदा है, वही एक ऐसा टैलेंट है जो कि आपके पास स्पेशली मिडिल ऑर्डर में है। फिर उसके बाद अगर देखें तो इरफान खान न्याजी है जो कि एज अ फिनिशर भी पाकिस्तान टीम के साथ होंगे। फिर उसके बाद खुशदिल शाह जो कि नंबर 7 पर होंगे। और फिर उसके बाद अगर देखें तो नंबर 8 के ऊपर आपके सुफियान मुकीम और इब्रार अहमद में से एक है, लेकिन एज एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर अगर देखें तो इब्रार अहमद का नाम टॉप पर आपको दिखाई देता है और ऑब्वियसली होना भी चाहिए, क्योंकि पास्ट में हमने देखा है कि इब्रार की परफॉर्मेंस उस कैलिबर की रही है कि वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में उसकी फर्स्ट चॉइस बनती है। और फिर आपके 3 मेन फास्ट बॉलर जिसमें कम बैक कर रहे हैं 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद आपके मोहम्मद वसीम जूनियर। और फिर उसके बाद अगर देखें तो पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह कम बैक करेंगे। T20 सीरीज में आपको पता है कि उनको ड्रॉप किया गया, लेकिन ये सीरीज नसीम शाह के लिए भी पीएसएल से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर उसके बाद आपके जो है वो डेब्यू करेंगे मेरे ख्याल से आपके आकिफ जावेद, जिनके ऊपर आई थिंक बहुत ज्यादा दारोमदार रहेगा स्पेशली नई गेंद के साथ, क्योंकि पहले आपको पता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो कि लेफ्ट हैंडर और वो अटैक करते थे, लेकिन अब आकिफ जावेद नई गेंद के साथ नसीम शाह के साथ कैसी गेंदबाजी करते हैं ये भी मेरे ख्याल से आने वाली सीरीज बताएगी। और बाकी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के आने से आई थिंक पाकिस्तान की टीम थोड़ी सी मजबूत तो हुई है। बाकी आपके ख्याल से इस पाकिस्तान के ये जो पहला ओडीआई है इसमें पाकिस्तान टीम क्या न्यूजीलैंड की इन मुश्किल कंडीशन में, क्या न्यूजीलैंड की इन बाउंसी ट्रैक के ऊपर और क्या न्यूजीलैंड की इन इस मतलब एक खौफनाक कंडीशन में पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करके अपना जो मोमेंटम है उसको वापस लेकर आएगी, इसके हवाले से आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।